वीडियो सर जनता देख रही है आपके क्षेत्र की, तो जनता को क्या कहना चाहेंगे सबसे आप? पहले तो कोई मैं संदेश अररिया है? की जनता को प्रणाम करता हूँ और मैं उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि आप एक बार कम से कम आपके जितने भी उम्मीदवार होंगे, जो 5 हों 10 हों, सभी उम्मीदवारों का व्यक्तित्व का परीक्षण अपनी आंखों से ज़रूर कीजिएगा। और आप पार्टी के नाम पे वोट मत कीजिए, छाप के नाम पे वोट मत कीजिए, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे वोट मत कीजिए, पैसा लेकर वोट मत कीजिए। ये काम जरूर कीजिए। अगर मान लीजिए मेरी उम्मीदवारी में कोई खोट लगता है तो मुझे वोट मत कीजिए। अगर लगता है कि मैं सबसे बेहतर उम्मीदवार हूं तो मुझे आपका समर्थन चाहिए। और दूसरी बात, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के युवाओं की लड़ाई है, अररिया की जनता की लड़ाई है। हारेगी अररिया की जनता, जीतेगी अररिया की जनता। हारेंगे युवा और जीतेंगे युवा, इसमें मैं कहीं हूं ही नहीं। बिहार में कहा जाता है कि वोट अभी जो है जाति और पार्टी के नाम पे दिया जाता है, तो इसमें आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, कैसे इस चीज़ का सामना करेंगे आप? देखिए, ये भ्रम भी टूटेगा जब हमारे जैसे लोग प्रयास करेंगे, तभी टूटेगा। अदरवाइज मान लीजिए हम केवल बात करते रह जाएंगे तो कभी नहीं टूटेगा। आखिर जो पिछली बार मुझे वोट किए, मैं तीसरे स्थान पे रहा। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं सीमांचल गौरव। अभी मेरे साथ में डॉक्टर अखिलेश कुमार यादव जी मेरे साथ में हैं, जो अररिया जिला के निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे इस बार। उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गौरव, आप मुझसे बात करने के लिए आए हैं, तो इसके लिए आपका धन्यवाद है। और कई मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। सर आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए पहले। देखिए, संक्षिप्त परिचय क्या है कि मैं डॉक्टर अखिलेश अररिया जिला का निवासी हूँ। अभी पटना साइंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे पदस्थापित हैं। इससे पहले मैं बिहार पुलिस सेवा में था और डीवाईएसपी के पद पे कई वर्षों तक सेवा देने के बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया, फिर पटना साइंस कॉलेज मैंने ज्वाइन किया। तो सर जो है इतने बड़े बड़े सफलता को आपने हासिल किया, डीएसपी जैसे रॉब वाले पद को, उसके बाद बिहार के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी के आप साइंस कॉलेज के प्रोफेसर हैं। इतना सफलता हासिल करने के बाद भी क्या ऐसी मुश्किलें आए कि आप सर राजनीति में आना चाहे, राजनीति में कूद गए? देखिए, राजनीति में किसी भी जागरूक जो आदमी हैं, जो लोकतंत्र को समझते हैं, उनको आना चाहिए। और राजनीति में आने के मेरे कई मकसद हैं, जिसमें से एक दो मैं आपको बता दूं अब यहाँ संक्षिप्त में, क्योंकि सारे मकसद को बताने के लिए बहुत समय लगेगा। पहला मकसद तो ये समझिए कि एक अब जब जाएंगे कहीं भी, चाहे वो डाइनिंग टेबल का बात हो या चाय का दुकान का बात हो या नॉर्मल डिबेट हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, सब जगह लोग आपस में बात करते हुए नजर आएंगे कि अच्छे लोग चुनाव में नहीं आते हैं। और उन लोगों को लगता है कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी है या जो मारधाड़ करने वाला लोग है, दबंग लोग है या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वही लोग चुनाव में आएंगे, वही चुनाव को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो मैं लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि लोकतंत्र में हमारी जो जवाबदेही है, जो हमारी जिम्मेदारी है, कि हम एक इंटेलेक्ट पर्सन होने के बावजूद चुनावी मैदान में आएँ, ताकि लोगों को यह लगे कि नहीं, अच्छे उम्मीदवार भी चुनाव लड़ते हैं और शुचितापूर्ण राजनीति के साथ वो चुनाव लड़ते हैं। और बिना किसी मतलब मार धाड़ के, बिना किसी गाली गलौज के, बिना किसी उस तरह के जो निगेटिव चीज़ें हैं, उनके भी चुनाव लड़ा जा सकता है सच्चे तरीके से और अच्छे तरीके से। तो उसी चीज़ों को स्थापित करने के लिए मैं चुनावी मैदान में हूँ और लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं और लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अच्छे संस्कार के लोग हैं, जिनका इंटेलेक्ट पर्सनैलिटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव में आएँ, ताकि ये जो हमारे ऊपर एक समझिए कि ऐसे लोगों का चुनावी राजनीति में हावी हो गए हैं, ऐसे लोग चुनावी राजनीति में हावी हो गए हैं जिनको हम पसंद नहीं करते हैं। तो सर अभी तक आपने किसी पार्टी से टिकट लेने का प्रयास किया कि नहीं? क्योंकि पिछले बार आप विधानसभा चुनाव भी लड़े हुए थे, इस बार लोकसभा लड़ रहे हैं, तो इसके लिए तो टिकट के लिए तो किसी से सर प्रयास किए होंगे ना? देखिए, दूसरी मेरी लड़ाई है पॉलिटिकल कॉलेजियम को लेकर के। पॉलिटिकल कॉलेजियम को समझिए कि अभी अगर पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे, बिहार सहित, तो कुछ ही मात्र लोग हैं जो सभी टिकटों का बंटवारा करते हैं। हर पार्टी में एक दो लोग करके हैं। तो ऐसे अगर गिनती कर लें तो मुश्किल से 40-50 लोग होंगे पूरे देश में जो सभी विधानसभा, सभी विधान परिषद, सभी राज्यसभा, सभी लोकसभा का सीट निर्धारित करते हैं। तो इनके विरुद्ध भी मेरी लड़ाई है। मैं चाहता हूं कि मैं किसी पार्टी का एजेंट के रूप में ना चुना जाऊं, मैं जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुना जाऊं। तो इसीलिए मैं सीधा जनता के बीच आया हूं, जनता का टिकट लेके आया हूं, युवाओं का टिकट लेके आया हूं। लेकिन सर भारत में कहा जाता है कि भारत में खास करके बिहार में कहा जाता है कि वोट अभी जो है जाति और पार्टी के नाम पे दिया जाता है, तो इसमें आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, कैसे इस चीज़ का सामना करेंगे आप? देखिए, ये भ्रम भी टूटेगा
जब हमारे जैसे लोग प्रयास करेंगे तभी टूटेगा, अदरवाइज मान लीजिए हम केवल बात करते रह जाएंगे तो कभी नहीं टूटेगा। आखिर जो पिछली बार मुझे वोट किए, मैं तीसरे स्थान पे रहा, तो लोग वोट किए तभी तो मैं तीसरे स्थान पे रहा। तो इसका मतलब लोग वोट करना चाहते हैं। तो उस बार मेरा पहला प्रयास था, तो लोगों के अंदर में उतना विश्वास शायद नहीं जगा हो, लेकिन इस बार लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास है और मैं इस बार जीतने वाला हूँ चुनाव। जी, तो सर जो है जिस तरह से अभी अररिया ज़िला का किसी भी फॉर्म भरने के लिए उसका जो है सर्च किया जाए लिस्ट में, तो ज़िला के सूची में बिहार का जो है सबसे पहले अररिया ज़िला का नाम आता है। लेकिन आप विकास की बात करेंगे तो सबसे पीछे जो है अररिया ज़िला विकास में है। ना वहाँ पे हॉस्पिटल की कोई फैसिलिटी है, ना जांच होती है और ना ढंग का स्कूल है। स्कूल भी है तो उसमें जो है ना बाउंड्री है, जिस तरह से जो है मतलब सब कुछ तहस नहस है, कोई भी चीज़ जो है दुरुस्त नहीं है। अभी तक ऐसे गांव है जहाँ पे बिजली नहीं है, रोड नहीं है। इस चीज़ को हम एक दो ऐसा वीडियो है जिस पे अपने चैनल पे कवर भी किए हैं। तो उस चीज़ के लिए सर आपका किस तरह का जो है आश्वासन रहेगा जनता से कि आपको जनता पसंद करे? देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। जो आज हम लोग विकास के अलग अलग पैमाना देखते हैं, तो सभी पैमाने पे अररिया ज़िला सबसे निचले पायदान पे है। तो इसका सबसे कारण समझिए कि आज तक अररिया ज़िला को कोई लीडर नहीं मिला। जी। जो भी मतलब सांसद मिले होंगे, विधायक मिले होंगे, लेकिन कोई वहाँ का नेता नहीं मिला जिनके पास अपना विज़न हो। लोग वहाँ जाते हैं, सीट इंगेज करते हैं। अभी जैसे वर्तमान सांसद जो हैं वो 10 साल से सांसद हैं, सीट को इंगेज किए हुए हैं, लेकिन उनके पास न तो अपना खुद का विज़न है, न उनको वैसी समझ है जो नेतृत्व दे सकें, जो अररिया के विकास को एक गति दे सकें। वो एक रूटीन काम करेंगे, जो सांसदीय विधायकी का जो नौकरी होता है ना, नौकरी टाइप से काम करते हैं वो लोग। वो कभी जैसे सांसद विधायक एक नौकरी नहीं है, जैसे हम अभी कॉलेज में एक प्रोफेसर है ना, एक जॉब है, तो वो लोग भी सांसद और विधायक को एक जॉब के जैसा करते हैं। जबकि सांसद विधायक एक नेतृत्व का मामला है, और नेतृत्व देने के लिए उसको पहले नेता बनना होगा, उसको पहले अपने अंदर वैसे क्वालिटी को लाना तो होगा। सर जो है प्रत्येक साल प्रत्याशी चुने जाते हैं, अभी तक चुने गए हैं, लेकिन आज़ादी के बाद कुछ ऐसा गांव है जो कि अभी तक वहाँ पे कच्ची सड़क है, रोड नहीं बना है, पुल नहीं बना है, जिस वजह से जो है बारिश के मौसम में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है गाँववासी को। तो उसमें जो है अब गाँव वाले को किसी भी प्रत्याशी से अपना भरोसा उठ चुका है। तो आप उस तरह के जनता को आप कैसे फेस करेंगे, कैसे उसको समझाएंगे कि नहीं हम जीत के आएंगे तो हम ये चीज़ जो है सभी दिक्कतें को दूर करेंगे, आप कैसे उसको समझाएंगे? देखिए, मैं जनता से अपील करूंगा कि आप कम से कम एक काम तो कीजिए कि पार्टी के नाम पे वोट करना बंद कीजिए। आप जो आपके पास सामने कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेट का व्यक्तित्व का परीक्षण जरूर कीजिए। अगर मान लीजिए हम व्यक्तित्व का परीक्षण करेंगे तो हमको दिख जाएगा कि ये कैंडिडेट सही में कुछ कर सकता है, और ये कैंडिडेट तो बिल्कुल पार्टी के नाम पे जीता है। अब अधिकांश लोगों को देखिए कि अभी जो स्थानीय सांसद हैं, स्थानीय विधायक हैं, उनको लोग जानता भी नहीं है। लोग बोलते हैं हम मतलब अब फलना छाप को वोट करते हैं, कोई हाथ छाप को, कोई लालटेन छाप को, कोई तीर छाप को, कोई कमल छाप को। तो जब तक छाप 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 करेंगे तब तक आपका विकास ऐसे ही नीचे रहेगा। जिस दिन आप किसी आदमी को देखिएगा कि नहीं, ये आदमी पढ़ा लिखा है, ये आदमी खुददार है, ये आदमी ईमानदार है, इसके अंदर में विज़न है, इसके अंदर में समझ है, ये मतलब विजनरी व्यक्ति है, और इसको हम चुन के लाएंगे तो ये बड़े पैमाने पे काम कर सकता है, उसी दिन से विकास तय हो जाएगा। तो सर जो है निर्दलीय चुनाव लड़ना अपने आप में काफ़ी ये चैलेंज की बात होती है। तो जिस तरह से अभी मनीष कश्यप को जानते हैं, देखिए, ये जो वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, और उसका जो है अपने संसदीय क्षेत्र में बोले हैं कि हम 1 लाख युवा को रोजगार देंगे। इस चीज़ को लेकर के काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे जो है कि विकास होने वाला है, सबको है भरोसा है। तो इस तरह से आप कोई भरोसा दिलाना चाहेंगे जनता को? वो तो मतलब हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, दूसरे से दूसरा कौन क्या बोलता है। नहीं, ठीक वो है? भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, काम की वो बात उससे- कर रहे हैं, उससे- इसलिए मैं नहीं, आपसे देखिए, ये चीज़ उससे कर रहा तुलना मत कीजिए, ठीक है ना। उससे तुलना करना बेकार है। हमारा जो काम करने का पीछे का इतिहास रहा है, अगर आप उसको देखेंगे, हम लोग बहुत हाई इंटीग्रिटी में काम किए हैं, बहुत ही एथिकल, जो बोलते हैं ना, सिद्धांतों के साथ काम किए हैं, और उसके साथ तुलना करके तो आप बहुत ही मामला ही खराब हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं ऐसा नहीं कि वादा कर रहा हूँ कि ये करूँगा वो करूँगा। मैं अभी हजारों युवकों को मैंने उसको रास्ता दिया है,
रास्ता दिखाया है। अभी जो ये टीचर वाले एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें 10,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे मार्गदर्शन में पास हुए हैं, जिनको मैंने ये पढ़ने का हुनर बताया, परीक्षा की तैयारी करने का हुनर बताया। और लगातार मैं छात्रों और युवाओं के बीच रहता हूँ और किसानों के बीच रहता हूँ, तो मेरे पास तो बहुत बड़ा रोड मैप है, वो फालतू का बकवास वाला बात नहीं है। और हम पीछे कर चुके हैं। कोई आदमी अभी अब वादा करता है, मैं कर चुका हूँ, तो आगे जब तो अभी तक सर आपने जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या किया है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो युवाओं के लिए मैंने बहुत काम किए हैं। कोविड के टाइम में मैं जो बिहार से बाहर फंसे मजदूर थे, उनके लिए मैंने बहुत काम किया है। और जो किसान के मुद्दे होते हैं उनके लिए मैंने बहुत काम किए हैं। तो हर स्तर पे जो पलायन का मामला है उस पे भी हमने बहुत काम किए हैं। तो ये हमारा अपना मतलब जैसे ये एक तो मुझे वादा नहीं, पीछे का मेरा बहुत सारा काम किया हुआ है जो जनता देख सकती है, देखी है, जो मुझसे जुड़ी हुई है। अभी पूरे भारत के युवा मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत सारे युवा मिल जाएंगे जो बता देंगे कि नहीं, अखिलेश सर को मैं फ़ोन करता हूं तो वो एक बार में फ़ोन उठाते हैं और हमारे लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं और हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। तो क्या लगता है सर, जैसे आप डीएसपी के पद पे थे, उसके बाद आपने उसे रिजाइन दे दिया, फिर अभी साइंस कॉलेज में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो इसके बाद आप अगर जब चुने जाते हैं अपने क्षेत्र से, तो क्या लगता है उसमें आप रह पाएंगे लंबे समय तक, या फिर जो उसको भी आप चेंज करेंगे? आप देखिए, इसको समझने के लिए आपको एक बात समझना होगा कि मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ छोड़ के जा रहे हैं, जी एक्सटेंड हो रहा है। जी जब हम मान लीजिए पुलिस थे तो अनुमंडल स्तर पे हम काम कर पा रहे थे और एक अनुमंडल में अच्छा काम कर रहे थे। जब वहाँ से छोड़ के कॉलेज आए तो अब समझिए कि पूरे भारतवर्ष के युवाओं के साथ हम जुड़ पाए हैं। जब यहाँ से निकल के मान लीजिए हम पॉलिटिक्स में जाएंगे तो ये भी मेरा जारी रहेगा टीचिंग, तो वो पढ़ाने का कोई प्रतिबंध तो है नहीं। अब हमको मतलब संसद में जब बोलने का मौका मिलेगा तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जो विभिन्न मुद्दे हैं, जिसका अगर मान लीजिए हम एक नीतिगत बड़ा मामला के बारे में बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भारत के एक एक आदमी को मिलेगा, उसकी एक एक आदमी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा और उसका बेनिफिट जो है एक एक बच्चा मतलब 130 करोड़ 140 करोड़ आदमी को मिल सकता है। तो ये एक्सटेंशन है, ये मतलब फैलाव है, ये मतलब पलायन या वहाँ छोड़ के यहाँ जाने का मामला नहीं है। एक का मतलब विस्तार है, समझिए कि जैसे पुलिस से जब गए तो यूथ का बड़ा विस्तार मिला, यहाँ से जब मान लीजिए हम संसदीय प्रणाली में जाएंगे तो समझिए पूरा भारत का विस्तार मुझे मिलेगा और पूरे भारत की जनता के लिए मुझे एक नीतिगत मामला में बात करने का हस्तक्षेप करने। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।